हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। चैप्टर नंबर 4, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, ये हमारा चल रहा है इस समय। और इससे पहले मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड एक वीडियो आपको और भी प्रोवाइड किया है, पार्ट 1। उस पार्ट 1 को आप जरूर एक बार देख लें, जिससे कि ये पार्ट 2 आपको इजीली समझ में आए, क्योंकि इन दोनों में कनेक्शन है। पार्ट ए और पार्ट बी में दोनों में कनेक्शन है, तो उसको क्लियर करने के लिए आप पार्ट 1 को जरूर एक बार देख लें। तो आज मैं वीडियो में आपको जो बताने वाला हूँ वो वैल्यू एडेड मेथड से रिलेटेड कुछ प्रिकॉशंस जो कि हमें हमेशा अपने माइंड में रखने चाहिए, एज वेल एज प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। इन दोनों टॉपिक को करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बोर्ड में भी अलग से एमसीक्यूज में एक क्वेश्चन इसका बनता है, या हो सकता है कि 3 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से आ जाए। तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। वीडियो को एंड तक आपको जरूर देखना है, और एंड तक वीडियो को देखने के बाद उसको तुरंत समझने के बाद अपने नोट्स में भी हैंड टू हैंड आपको इसको मेंटेन करना है, ठीक है ना। क्योंकि सेल्फ नोट्स जो आप लोग प्रिपेयर करेंगे वो एवर लास्टिंग होंगे, लंबे चलने वाले होंगे, ठीक है। हालांकि नोट्स मैं भी आपको शॉर्ट में प्रोवाइड कर रहा हूँ, आज भी मैं जो वीडियो आपको दे रहा हूँ, इस लेक्चर में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, वो भी शॉर्ट में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यूएटेड मेथड और डबल काउंटिंग। चलिए, तो सबसे पहले मैंने एक छोटा सा एक चार्ट टाइप बनाया हुआ है। इसमें मैंने ये कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे लिए हुए हैं, सॉरी प्रिकॉशंस लिए हुए हैं। इसमें मैंने ये राइट और रॉन्ग का यूज किया हुआ है, जिससे क्या वो पता चले कि इसको काउंट करना है और काउंट नहीं करना है। कुछ एक एग्जांपल्स भी मैंने लिए हैं, इस एग्जांपल से आपको और भी ज्यादा क्लियर होगा। मींस बहुत इजी मैंने किया हुआ है। आप किसी भी बुक को उठाएंगे तो उस बुक में कम से कम 2 से 3, कम से कम 2 से 3 पेजेस में दिया हुआ है इसके बारे में, लेकिन अपन ने बहुत ही शॉर्ट में लेके आए हैं और आपको इजीली याद हो जाएगा। चलिए, तो देखिए जरा, वैल्यू एडिट मेथड में कौन कौन से प्रिकॉशंस होते हैं इन द एस्टिमेशन जब हम कैलकुलेशन करते हैं। चलिए, तो पहला है वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन। होता क्या है, जैसा कि नाम से दिख रहा है, कुछ ऐसा गुड्स जो कि प्रोड्यूसर अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए बना रहा है, ना कि मार्केट के लिए बेचने के लिए। मींस वो जो भी गुड्स बना रहा है उस गुड्स को सेल्फ कंज्यूम करेगा और ना कि उसे मार्केट में जाके बेचेगा। लेकिन सोचने की बात है, जब वो गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है, भले ही वो मार्केट में लेके नहीं जा रहा, लेकिन सपोज दैट कि अगर वो गुड्स नहीं प्रोड्यूस करता, तो क्या वो अपने कंजम्पशन के लिए उस चीज को मार्केट से नहीं परचेज करके लेके आता। क्वेश्चन आ रहा है ना आपको समझ में, कि अगर कोई भी चीज वो खुद प्रोड्यूस करके कंज्यूम कर रहा है, अगर सपोज दैट वो प्रोड्यूस नहीं करता और कंज्यूम तो उसको फिर भी करना पड़ता, तो क्या वो उसको मार्केट से नहीं खरीदता, ठीक है ना। तो इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू एडेड मेथड में हमारे नेशनल इनकम जिस समय कैलकुलेट करेंगे, कंसीडर करेंगे नहीं करेंगे, इसको लेंगे नहीं लेंगे। मैंने एक टिक लगाया हुआ, राइट राइट माने लेंगे। एग्जांपल मैंने लिया वो फार्मर्स का। फार्मर्स क्या करते हैं, फार्मर्स एग्रीकल्चर करते हैं। एग्रीकल्चर में उन्होंने सपोज दैट वीट प्रोड्यूस किया। अब उसमें से कुछ वीट को उन्होंने अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए, अपनी फैमिली के कंजम्पशन के लिए उठा के रख दिया, ठीक है। तो अगर सपोज यार उसने प्रोडक्शन नहीं किया होता, अगर सपोज उसी फार्मर ने एग्रीकल्चर नहीं किया होता, प्रोडक्शन नहीं किया होता, और वो जाकर के उसको मार्केट से परचेज करता, क्योंकि बिना वीट के माने बिना खाने के तो वो रह नहीं सकता, कोई भी इंसान नहीं रह सकता है, तो वो भी नहीं रह सकता है। तो उसके लिए ये जो इसकी वैल्यू होगी, उस वैल्यू को हम नेशनल इनकम काउंट करते समय लेंगे। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट प्राइमरी सेक्टर, मैंने बताया ना पीएस, कल मैंने आपको जो पूरा टेबल बना के दिया था, तो ये प्राइमरी सेक्टर में आता है, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू हम इसमें लेंगे। इसको एक तरीके से हम बोल सकते हैं इम्प्यूटेड वैल्यू। अब आप कहोगे कि इम्प्यूटेड वैल्यू क्या होती है ना। वो इसलिए कहो क्योंकि आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा। व्हाट इज द इम्प्यूटेड वैल्यू। इम्प्यूटेड वैल्यू मींस सपोज दैट कि कोई भी चीज जो मैं बाहर से ना लेकर के अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए कंज्यूम कर रहा हूं, तो उसकी जो मार्केट वैल्यू होगी वो इम्प्यूटेड वैल्यू होगी। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर ये फार्मर अपने प्रोडक्शन ना करके वीट खरीदता है, और वीट की वैल्यू कितनी है, मान लो 1000 रुपीज को वीट खरीदता है अपने प्रोडक्ट, अपने कंजम्पशन के लिए, लेकिन उसने ना खरीद के अपने ही जो प्रोडक्शन था उस प्रोडक्शन में 1000 रुपीज का वीट अपने प्रोडक्शन अपने कंजम्पशन के लिए लिया है, तो वो उसके लिए इम्प्यूटेड वैल्यू मानी जाएगी। बात में आ रही है, माने सेल्फ उसने जो प्रोडक्शन किया और जो सेल्फ अपने कंजम्पशन में उसको यूज कर रहा है, उसको हम कहेंगे इम्प्यूटेड वैल्यू, ध्यान रखेंगे आप।
तो पहला पॉइंट क्लियर है। सेकंड है प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड असेट्स फॉर द ओनर। ऐसा होता है फिक्स्ड असेट्स जस्ट लाइक एक बिल्डर है, वो अपनी बिल्डिंग्स जैसे तैयार कर रहा है, या कोई भी कार मैन्युफैक्चरर है, मशीन मैन्युफैक्चरर है, वो मशीन या कार मैन्युफैक्चर कर रहा है और उसको सेल ना करके उसे उसने क्या किया हुआ है, सेल्फ रेजिडेंशियल पर्पज से लिया हुआ है। या सपोज दैट कि वो एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक कार को अपने ऑफिस स्टाफ को लाने ले जाने के लिए यूज कर रही है, ठीक है ना। तो ये मैंने एग्जांपल लिया हुआ बिल्डिंग और कार, इसकी वैल्यू भी यहाँ पे लेनी है हमको, जिस समय हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू भी लेनी, राइट लगा हुआ है, ठीक है ना। तो बिल्डिंग और कार की वैल्यू भी लेनी है, बात में आ गई आपको, क्योंकि ये जीडीपी में कुछ ना कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। नेक्स्ट है इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस, जिसको मैंने इम्प्यूटेड रेंट बोला हुआ है। इम्प्यूटेड वैल्यू मैंने आपको समझा दी थी, दिमाग में आपको तुरंत आ गया होगा, है ना, और नहीं आया तो एक बार मैं दोबारा से बताऊंगा तो और आपको क्लियर होगा। इम्प्यूटेड रेंट क्या है? इम्प्यूटेड रेंट सपोज दैट देखा होगा बहुत से लोग होते हैं जो रेंटेड हाउस में रहते हैं, ठीक है ना, मंथली किराया देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका अपना मकान होता है, ठीक है ना। हम लोगों का भी क्या होता है, मोस्टली का 90% 98% के अपने अपने घर होते हैं, ठीक है ना, 3 BHK 2 BHK फ्लैट्स वगैरह में हम रहते हैं। तो उसकी जो मंथली रेंटेड वैल्यू है, सोच करके चलो कि अगर उस घर में, जिस घर में मैं रह रहा हूँ, उस घर में मैं ना रह करके उस घर को मैंने किसी टेनेंट को उठाया होता, तो बदले में मुझे मंथली रेंट मिल रहा होता, तो उतनी ही उसकी वैल्यू, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर उस घर को जिसमें मैं रह रहा हूँ उसको मैं किसी टेनेंट को उठाता हूँ और उससे मुझे सपोज 5,000 या 10,000 मंथली का रेंट मिलता है, तो 5,000 10,000 मुझे नहीं मिल रहा, तो एक तरीके से मेरा लॉस हुआ ना, ठीक है ना। एक तरीके से मान लो कि वो रेंट मैं नहीं दे रहा हूँ लेकिन उसको यूज तो मैं कर रहा हूँ, तो ये इसको हम बोलेंगे इम्प्यूटेड रेंट, क्लियर है। और इसको भी हमें लेना है, क्लियर पॉइंट क्लियर है, लेने वाले आगे। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विस फॉर सेल्फ कंजम्पशन। एग्जांपल लिया है मैंने हाउस वाइफ्स का, क्या मतलब है, जैसे देखा होगा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी वैल्यू निकालना इम्पॉसिबल टास्क। देखा होगा हाउस वाइफ्स, सबको साइड कर दो, अपने घर पे आइए लौट करके, आपके घर पे आपकी मम्मी आपके लिए, आपको सुबह स्कूल जाना है कितने बजे, 7 बजे जाना है, लेकिन वो आपसे 2 घंटे और पहले उठती है ना, आपके लिए पूरी तरीके से खाना तैयार करती हैं, ब्रेकफास्ट तैयार करती हैं, लंच लगा करके आपको देती हैं, पूरा आपका बैग पैक करके देती हैं, जल्दी से दिया। उसके बाद में फिर घर के काम करना है, सफाई करनी है, कपड़े साफ करने हैं, ठीक है, और भी मतलब पूरे दिन उनको काम करते रहना है। नाइट में भी फिर डिनर तैयार करना है, बीच में चाय भी बनानी है, कॉफी बनानी है। आप गए स्कूल से आए, मम्मी 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 जल्दी मुझे पास्ता बना दीजिए, मेरे को मैक्रोनी खाना है, मेरे को पिज्जा खाना है, मेरे को, तो बना के देती है ना आपके लिए। तो क्या उस काम को करने के लिए आपसे कुछ मनी ले रही हैं? कभी कुछ कहती हैं कि बेटा पिज्जा तो आज मैं दूंगी लेकिन 100 रुपए का मिलेगा तुझे, लाओ पहले 100 रुपए दे दो। कॉफी पीनी है तो लाओ पहले 10 रुपए की कॉफी है, 10 रुपए दीजिए उसके बाद कॉफी, नहीं ना। तो इन लोगों की ना रेस्पेक्ट करना सीखो पहली बात तो, हाँ पैर छुआ करो, रेस्पेक्ट किया करो, आपके लिए ना इतना सारा काम कर रहे हैं। तो इन हाउस वाइफ्स की वैल्यू निकालना इम्पॉसिबल, इसलिए जिस समय हम वैल्यू एडेड मेथड को यूज करेंगे तो इसकी वैल्यू को ऐड नहीं करेंगे, गॉट इट। नेक्स्ट वन, वैल्यू ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड। एग्जांपल की क्या जरूरत है, सेकंड हैंड गुड्स तो जानते हो ना, क्या कि जैसे आप सपोज दैट बुक्स इस समय पढ़ रहे हो, वो बुक्स क्या हुई थी कि आपके जो सीनियर हैं जिन्होंने 12th पास आउट कर लिया, बोले कि सर मुझे भैया आपने तो पास आउट कर लिया ना, मेरे को इकोनॉमिक्स की बुक दे दीजिए। अब वो आप बुक लेके आए, ठीक है ना, तो सपोज दैट उन्होंने कहा बुक तो देंगे लेकिन बदले में आपको उसका हाफ प्राइस मुझे देना होगा, या सपोज दैट नहीं देना होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट ले जाऊंगा। तो जो सेकंड हैंड गुड्स है उसकी जो वैल्यू है वो ऑलरेडी जिस समय हमने उसको फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस किया था, फर्स्ट टाइम सेल किया था, उस समय ऑलरेडी एडेड है। जब ये ऑलरेडी एडेड है और सेकंड हैंड हम इसको यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू हम नहीं लेंगे। एग्जाम्पल मैंने आपको बुक्स का दिया, बोलोगे नहीं ना। नेक्स्ट है कमीशन अर्न ऑन अकाउंट ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। कभी कभी ऐसे होता है कि सेकंड हैंड गुड्स लेने के लिए कमीशन भी देना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने एग्जांपल आपको बुक वाला दिया, आप सपोज किसी सीनियर को नहीं जानते हो, उसने क्या करा कि एक पर्सन है बीच में, वो आपको भी जानता है और उसको भी जानता है, आपने उससे बात की, बोले भैया सेकंड हैंड बुक दिलवा दो, बोले ठीक है बिल्कुल दिलवा देंगे।
उसने आपको बुक दिलवाई दूसरे पर्सन से जिसके पास थी, और बदले में उसने क्या करा कि ठीक है इतना बुक देने पर आप मुझे 50 रुपीज का कमीशन देना होगा। छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया है। वैसे नेशनल लेवल पे देखा है तो बड़े बड़े कमीशन के काम होते हैं। सेकंड हैंड गुड्स जब भी डीलिंग होती है तो बड़े बड़े उसमें कमीशन के काम होते हैं। तो वो जो कमीशन है वो उसका एक तरीके से उसका वर्क ही ये है, उसका कमीशन एजेंट का काम ही ये है। ये उसके लिए सर्वाइविंग के लिए, वो अपनी सर्वाइविंग के लिए, अभी अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स के लिए इस काम को करता है, उसका काम ही ये है। तो हम इसको उसकी अर्निंग मानेंगे, तो इस कमीशन वाले पॉइंट को हम लेंगे। बात समझ आ रही है ना? सेकंड हैंड गुड्स नहीं लेना है, लेकिन अगर इसमें कमीशन वाला केस है तो लेना है। बाय द वे मैं क्या करा रहा हूँ आपको पता है ना? वेरी गुड, मैं आपको वैल्यू एडेड मेथड के प्रिकॉशंस बता रहा हूँ। एक लास्ट टॉपिक और, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। जल्दी से बता दो मुझे इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है। इंटरमीडिएट गुड्स वही ना जो कल मैंने आपको बताया था, कौन सा, जो कि फाइनल गुड्स का एक पार्ट होता है ना, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा। वेरी गुड। तो वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स को भी कंसीडर नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जो फाइनल गुड्स का जो प्राइस है उसमें ऑलरेडी ये गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू शामिल है, इसलिए इसको नहीं लेंगे। उम्मीद है ये प्रिकॉशंस आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम क्या है? डबल काउंटिंग का मीन्स कि मैंने क्या किया कि सपोज दैट एक पर्सन को 1,000 रुपया देना था, मैं गया उसको 1,000 रुपये दे के आया, और पता चला कि मैंने अपने भाई के हाथों में उसको 1,000 रुपये दिलवा दिए। अब पहुंचने कितने थे उसके पास? 1000। पहुंच कितने गए? 2000। गड़बड़ हो गया ना हिसाब किताब। सेम मैनर में ये डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम है। मीन्स कोई भी ऐसी वैल्यू जिसको मैं डबल टाइम काउंट कर लूं। अब इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करना है तो पहले जल्दी से इसका मीनिंग एक बार देख लो। काउंटिंग द वैल्यू ऑफ ए प्रोडक्ट मोर देन वंस इन मेजरमेंट और एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम इज कॉल्ड डबल काउंटिंग। ठीक है ना? मीन्स जब नेशनल इनकम की काउंटिंग में किसी भी चीज की वैल्यू को मैं 2 टाइम ले लेता हूं तो उसे प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग कहते हैं। जैसे मैंने आपको शायद कल एक टेबल बताई थी, उस टेबल में आके देखना कि एक फार्मर है, फार्मर ने वीट प्रोड्यूस किया, फार्मर ने वीट प्रोड्यूस किया, और कितने का प्रोड्यूस किया उसने? सपोज दैट 600 रुपए का प्रोड्यूस किया, और इसकी जो वैल्यू थी, इसने जो इसमें वो लगाया था क्रॉप वगैरह के लिए 200 रुपए का यूज कर रहा था, इंटरमीडिएट कंजम्पशन आई थी, तो इसकी वैल्यू कितनी ऐड हुई? इसने 400 रुपए से, कल मैं टेबल ये बता चुका हूँ आपको। फिर एक आया मिलर, मिलर क्या कर रहा है? इस वीट से इसका आटा तैयार कर रहा है, फ्लोर मिलर। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि कल पूरे टेबल में दे चुका हूँ, वीडियो को देख लेना। इसने 1000 रुपीज में खरीदा था इससे 600 रुपए में, तो ये हो गया कितना? 400 रुपये हो गया। ठीक है, इसके बाद ये लेके बेकर इससे ले गया, बेकर ने क्या बनाया? इसका ब्रेड बनाया। ठीक है, और ये इसने सपोज 1500 का बेचा। कितने का था ये? 1000 का खरीदा था। कितनी वैल्यू एड कर दी? 500 रुपीज की। ठीक है ना? और फाइनल आया इसका शॉपकीपर, शॉपकीपर। ठीक है ना? जो शॉपकीपर था उसने इस ब्रेड को परचेज किया जो कि फाइनल गुड्स है। ठीक है ना? ये क्या है? इसके लिए फाइनल गुड्स है। कितने में? 1800 रुपए में सपोज दैट। कितने का था? 1500 का। कितनी वैल्यू एड करी थी इसने? 300 रुपए। ये टेबल में इस तरीके की टेबल आपको कल दे चुका हूँ। ठीक है, समझा देता हूँ एक बार। फार्मर ने वीट प्रोड्यूस किया, 600 रुपए में बेचा, और इसके लिए जो प्रोडक्शन इसने करने के लिए 200 रुपए इसमें लगाए होंगे उसके बीज लेने, माने सीड में, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड। ठीक है, तो 400 रुपए की इसने वैल्यू एड करी। इसने कितनी वैल्यू एड की थी? 400 रुपए की। एक है इसने फाइनल जो इसका फ्लोर मिलर था, उसने इसका फ्लोर बनाया, मैंने आटा खरीद बनाया, 1000 रुपए में बेचा। किसको? बेकर को। लेकिन खरीदा कितने में था? 600 में। तो इसने कितनी वैल्यू एड की? इसने 600 रुपए की चीज 1000 में की, माने 400 रुपए की वैल्यू ऐड की। फिर इसने बेकर ने इसका ब्रेड बनाया, ब्रेड बनाया तो कितने में बेचा? 1500 में। किसको बेचा? शॉपकीपर को बेचा, रिटेलर को बेचा। ठीक है ना? लेकिन इसने खरीदा कितने में था आटा? 1000 रुपए में। तो कितनी वैल्यू ऐड की? 500 रुपए की वैल्यू ऐड की। फिर इसने शॉपकीपर ने क्या किया? इस ब्रेड को कंज्यूमर को भेजा। कंज्यूमर पे जाके गाड़ी खत्म हो चुकी है। कंज्यूमर क्या करेगा? कंज्यूमर उसको लाएगा, पैकेट को खोलेगा, बटर लगाएगा, ठीक है ना, और बड़े टेस्ट के साथ खाएगा। ठीक है ना? तो वहां पे जाकर उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो रहा है। फाइनल प्रोडक्ट का 1800 रुपए में इसने बेचा, खरीदा कितने में था? 1500 रुपए में। ये 300 रुपए की वैल्यू ऐड की। तो इसने टोटल कितनी वैल्यू ऐड की? 4 + 4 800, 8 + 5 13 + 18
ठीक है, तो इस तरीके से ये फाइनल आउटपुट इसने लिया। ठीक है, चलिए, तो ये आपका डबल काउंटिंग हो गया। अब इसको अवॉइड करने के लिए इसके दो मेथड हैं। पहला मेथड है फाइनल प्रोडक्ट मेथड। फाइनल प्रोडक्ट मेथड का मीनिंग है कि वो गुड्स जो सारे प्रोसेस को करने के बाद फाइनल कंजम्पशन के लिए जा चुका है, जिसकी मार्केट वैल्यू जो भी है उसको एक बार में ले लेना, तो उसे तो कहते हैं हम फाइनल प्रोडक्ट मेथड। एक होता है आपका वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड का मतलब क्या होता है कि ये जो वैल्यूज आई हैं इन सारी वैल्यूज को एक साथ में आप प्लस कर लीजिए। ठीक है, जैसे 600 माइनस 200 400, 1600 400, 1500 1500, 800 500 300। ठीक है, तो ये इसकी जो वैल्यू एडेड है 1600, तो या तो हम इसको एक बार में ले सकते हैं, ठीक है ना, और यह फाइनल प्रोडक्ट मेथड में इसकी जो फाइनल कॉस्ट जो निकल के आई है हम एक बार में उसको उठा लें। क्लियर है, तो ये आप प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग आपको समझाया, प्रिकॉशंस इसके बताए। उम्मीद है पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अब रहेंगे इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए आप पहले ट्राई कर लीजिए, फिर बाद में एक दो वीडियो इसके लिए बना करके आपको और दे दूंगा। वीडियो अच्छा लगा होगा जल्दी से लाइक कर दीजिए। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि रेगुलर मेरी वीडियोस आपको मिलते रहे। थैंक यू।